गुड मॉर्निंग भाई। सभी छात्रगणों का स्वागत है भाई। जबरदस्त। वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका, मनोज, बदन सिंह। गुड मॉर्निंग बदन सिंह, विनीता, पूनम, नागिन। बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी का। दिलीप, स्वागत है भाई, स्वागत है सभी लोगों का। आज का 5 मई का करंट, 5 मई में क्या क्या खबरें हैं एक एक करके सब पे चर्चा करने वाले अपन लोग। ठीक है। प्लस अपन 1 2 3 4 5 दिन का जो पूरा रिवीजन है वो भी करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं है। आंधी तूफान बढ़िया, मौसम भी अच्छा है। सुंदरलाल प्रजापति, गुड मॉर्निंग। अजय, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज मौसम भी काफी बढ़िया है। धीरे धीरे सभी लोग आते जा रहे हैं। 5-10 मिनट का अंतर। हाँ हाँ हाँ। अभी देखिए, मैं सारे सभी लोगों के आंसर के जवाब दे दूंगा, सब कुछ। अभिषेक, चलिए बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सभी लोग जुड़ते चले जाएं। आप लोगों की नींद खराब करने आ गया मैं। वैसे लॉकडाउन में लगभग ज्यादातर बच्चे इस समय सो रहे होते हैं 6:30 बजे, लेकिन आप लोगों की नींद खराब करना शुरू कर दिया मैंने। हाँ हाँ, उसके बारे में बताऊंगा। मनोज, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। आपके आंसर का भी, आपके क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा मैं अभी। चलिए भाई, तो ऐसा कर लेते हैं धीरे धीरे। बच्चे लोग आते चलेंगे अपने आप, और अपन अपने काम को शुरू करते हैं। और मुझे लगता है अपन थोड़ा सा, हो सकता है कि पूजा, गुड मॉर्निंग। दिलीप, ओके ओके। सोना जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कोरम तो पूरा होना चाहिए। लगभग 9 लोग हैं। लगभग मैं सोचता हूँ कि कोरम के लिए लगभग 20 लोग तो होना जरूरी है। मदन सिंह, संविधान एक नियम है वही। नींद खराब करने के लिए 6:30 पे आ जाते हैं अपन लोग। चलिए भाई, 10 लोग हो गए, कोरम पूरा हो गया मतलब। वैसे कोरम 20 पे होना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं, अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जब तक बच्चे लोग आएंगे, अपन ऐसा करते हैं, सारे डेज 1 से लेके आज 5 मई तक के सारे जो डेज हैं उनको अपन पूरा कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, सारे डेज। आशीष, गुड मॉर्निंग। अशोक, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, सभी लोग आ जाते हैं, सभी लोग आ जाते हैं। चलिए, अब ऐसा करते हैं अपन, एक बार अपन रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है। देखिए, 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, तो फिर एक एक करके हम लोग देखें। आप थोड़ा सा आंसर के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1, कोल माइंस डे कब मनाया गया? कोल माइंस अवेयरनेस डे कब मनाया गया? प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग। कोल माइंस अवेयरनेस डे कब मनाया गया? कोल माइन अवेयरनेस डे कब मनाया गया? कोल माइन अवेयरनेस डे कब मनाया गया? 5। सबसे पहला आंसर है मनोज का, 4 मई को। बिल्कुल सही बात है, जो कि 4 मई को मनाया गया था। चलिए भाई, 4 मई, 4 मई, कोल माइंस अवेयरनेस डे, 4 मई। नागेंद्र सिंह, प्रियंका जी का आंसर। आशीष का 3 मई। आशीष, 3 मई नहीं होना चाहिए, कल ही अपन ने पढ़ा था, कल 4 मई। हाँ, पूजा, पूजा, पूनम, 4। पूनम, पूनम 4 अप्रैल। पूनम 4 अप्रैल तो वो था, खनिज।
है ना, मिनरल अवेयरनेस डे था, सॉरी माइंस अवेयरनेस डे था, खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को था, ठीक है ना। तानिया गुड मॉर्निंग, सोना जी 4 मई, बिल्कुल सही बात है। तो कोल माइंस डे 4 मई, ठीक है ना। चलिए मैं रैपिडली थोड़ा सा बताते चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ, फायर फाइटर्स डे कब मनाया? फायर फाइटर्स डे, फायर डे भी कब मनाया गया? जल्दी जल्दी आंसर देते चले सब लोग। थोड़ा सा सुबह के समय इस ठंडी ठंडी हवा में आप लोगों को जो है कि कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं ठंडे ठंडे, जो आपको आपके अंदर गर्मी पैदा करेंगे। पुनीता जी गुड मॉर्निंग, प्रियंका जी, प्रियंका, हाँ बहुत बढ़िया, प्रियंका ने 4 मई बताया, मदन सिंह 4 मई, बिल्कुल सही बात है। कल 2 थे, कल 4 तारीख थी, कल 2 दिवस थे, कोल माइंस डे था और फायर फाइटर्स डे था। बहुत बढ़िया, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही बात है। लगभग नागेंद्र 3 मई नहीं, हमने कल ही बताया था 4 मई, है ना, 4 मई। अशोक, हिमांशु, सभी के जो है कि आंसर आते हुए, ठीक है। चलिए और उसके बाद में अगला, चलिए और भी मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, बताते चले सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला मुझे बताएं आप लोग कि अभी हमने जो है कि लाफ्टर डे कब मनाया था? वर्ल्ड लाफ्टर डे, वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया गया? वर्ल्ड लाफ्टर डे, वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया गया? वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया गया था? हाँ मैं सबके आंसर दे रहा हूँ, वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया गया था? 4 मई, बिल्कुल सही बात है। वर्ल्ड आफ्टर डे, सॉरी सॉरी 4 मई नहीं, 3 मई होगा, 3 मई, 3 मई। सोना सिंह का सबसे बड़ा आंसर है, सोना, हिमांशु, विनीता 3 मई, बिल्कुल सही बात है, 3 मई, ठीक है। तो वर्ल्ड आफ्टर डे आपका हो गया 3 मई, बिल्कुल सही जाते हुए बच्चे लोग, बिल्कुल सही स्टडी करते हुए। चलिए एक दो सवाल और है, उसके बाद में फिर अपन अपने आज के कार्यक्रम पे चलेंगे और पूरा भी और लास्ट में भी रिवीजन कर लेंगे, ठीक है भाई। 3 मई, 3 मई, 3 मई। चलिए एक अंतिम और मुझे बता दीजिए कि एक अंतिम और बता दीजिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हम लोग कौन से स्थान पर है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, क्योंकि विश्व प्रेस दिवस हमने 3 मई को मनाया था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हम लोग कितने स्थान पर हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हम लोग कितने स्थान पर हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हम लोग कौन से स्थान पर है? प्रियंका, प्रियंका आज लगातार, प्रियंका ने लगातार आंसर दिए हैं। प्रियंका का आंसर जा रहा है 142, 142, 142, 142, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए तो फिर बिल्कुल सही है विनीता, 142 सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सभी लोगों के आंसर आते हुए 142, 142, 142, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए और फिर आपका थोड़ा सा माइंड जो है कि थोड़ा सा माइंड घुमाते हुए आप लोगों का एक क्वेश्चन और बता दें मुझे कि जो इंडेक्स होता है, वर्ल्ड जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है, इंडेक्स होता है, उसको जारी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन है? उसको जारी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? उसको जारी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? उसको जारी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? जो वर्ल्ड इंडेक्स है, जो प्रेस इंडेक्स है, उस इंडेक्स को कौन सी संस्था जारी करती है? अगर किसी बच्चे को पता है, लगभग 22-23 बच्चे लाइव हैं, तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत बढ़िया प्रियंका, लगातार रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, बहुत बढ़िया। आज बिल्कुल प्रियंका बहुत अच्छा जो है कि बिल्कुल ओपनिंग से आप आ गए और लगातार आपने जो है कि चौके छक्कों की बारिश कर दी। बिल्कुल बॉलर समझ ही नहीं पा रहा कि कहाँ बॉल पटकी जाए और सारी बॉलें बाउंड्री पार, बाउंड्री का स्टेडियम पार। बहुत बढ़िया, प्रियंका ने आज बढ़िया काम किया। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, बिल्कुल सही है। तो चलिए बहुत बढ़िया, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, मोहित, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, उसको जारी करने वाली जो संस्था है वो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स,
और ये संस्था पेरिस की है, ये संस्था पेरिस की है, ठीक है। तो 3 मई को हम लोगों ने मनाया था, ठीक है। टोटल 180 कंट्रीज थे, नंबर 1 पे नॉर्वे था और सबसे लास्ट में था नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। चलिए भाई, अच्छा और पूछना है क्या? मैं क्लास को स्टार्ट करूं फिर लास्ट में अपन पूछ लेंगे, ठीक है ना। चलिए लास्ट में अपन पूछ लेंगे। अब आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक एक करके आज की फिर से 7-8 खबरें महत्वपूर्ण है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। आज का सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण दिवस है, देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे आज 5 मई है और 5 मई को आज जो है कि पड़ा है, आज है वर्ल्ड अस्थमा डे, यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे यानी कि अस्थमा दिवस। लेकिन मैं आपको बता दूं ये 5 मई को तारीख आपको ध्यान नहीं रखनी है, ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये मई के पहले मंगलवार को पड़ता है, ये मई के पहले मंगलवार को पड़ता है, ये मई के पहले मंगलवार को पड़ता है, ये सबसे बड़ी बात है, ये मई के पहले मंगलवार को पड़ता है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मई के पहले मंगलवार को पड़ता है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, ये मई के पहले मंगलवार को पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। तानिया बता रही है थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर, जर्नलिज्म विदाउट फियर, ये इस वर्ष की थीम थी प्रेस के लिए, जो प्रेस दिवस हम लोगों ने मनाया। और आज हम लोग देखेंगे सबसे पहली चीज आप समझ लें कि प्रत्येक मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे, ठीक है, मंगलवार को, मई के पहले मंगलवार को। लेकिन अब मैं आपको एक दो चीजें बता दूं, उसके बाद में फिर आपने आगे बढ़ जाऊंगा मैं, कि अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थमा हमारे किस पार्ट से संबंधित होता है, तो हमारे लंग से, हमारे लंग से, हमारे फेफड़ों से संबंधित होता है, क्योंकि हमारे जो फेफड़े होते हैं उनको प्रॉपर, ये देखिए इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ब्रोंक्यूल्स जाते हैं यहाँ पे, ये ब्रोंक्यूल्स आप देख सकते हैं। तो ये धीरे धीरे हम लोग देखेंगे ये सिकुड़ना शुरू कर देते हैं किसी भी कारण से, ये जो है कि किसी भी जैसे फंगस से, कवक के माध्यम से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, या कभी कभी आपने देखा होगा धूल मिट्टी में जाने से लगातार इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी कारण से, किसी भी कारण से जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, तो प्रॉपर हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिल पाना ही ये अस्थमा कहलाता है, ये रोग होता है और ये प्रत्येक मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि इससे संबंधित जो प्रभावित हो गया अंग वो कौन सा हो गया, लंग्स, ठीक है। लंग्स इसमें प्रभावित होते हैं अस्थमा में, ठीक है ना। तो अस्थमा किसी भी कारण से होता है, कवक से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, बस एक सवाल है, फिर मैं आपके खबर नंबर 2 पे बढ़ जाऊंगा कि हम लोग लंग्स यानी कि ये हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं लंग्स की, फेफड़ों की, तो मुझे बता दीजिए कि स्टडी ऑफ लंग्स किसे कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ लंग्स, फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ लंग्स यानी कि फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले राज का आंसर आया, राज, फ्लूरोलॉजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फ्लूरोलॉजी, बहुत बढ़िया। लंग्स के अध्ययन को हम लोग फ्लूरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अस्थमा से ये सवाल आपको मिल सकता है। चलिए लगभग, चलिए पहली खबर के बाद में अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि खबरें होती है सब पे चर्चा करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा 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 डेली डेली हम लोग करते रहेंगे, बिल्कुल सही है। लगातार सभी बच्चों के आंसर, यश, काव्य, मालती, अमन, सबके आंसर सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे, लगभग जितने बच्चे लाइव है सभी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं ले चलता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं ले चलता हूं आपको। देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए खबर नंबर 2, खबर नंबर 2 की हम लोग बात कर ले आज 5 मई। और अब हम लोग देखते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक कमीशन। और इनकी जो प्रीलिम्स की जो एग्जाम होने वाली थी, प्रीलिम्स की आईएएस की जो प्रीलिम्स की एग्जाम होने वाली थी अभी 31 मई को, वो इन्होंने पोस्टपोन कर दी है। और उन्होंने ये बोला है कि अब जब भी एग्जाम होगा उसके जस्ट 1 महीने पहले वो बताएंगे कि ये एग्जाम कब होगा। और ये कोविड-19 हुआ है, तो यूपीएससी एग्जाम को भी इन्होंने अभी पोस्टपोन कर दिया है। आप देख ही रहे सारे स्टूडेंट, सारे एग्जाम इसी तरह से चल रहे हैं। तो ये काफी संकट का विषय भी है कि थोड़ा सा मतलब बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा पीछे की ओर। कोई बात नहीं है, लेकिन हम सब लोग लड़ ही रहे हैं, सब लोग काम कर ही रहे हैं। तो लेकिन इस वक्त देखिए यूपीएससी से अगर ये दूसरी खबर है तो बस आपको यूपीएससी के बारे में ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में अब देखिए लगभग 28 बच्चे लाइव हैं। तो आप मुझे बता दें, आप मुझे बताएं यूपीएससी के इस समय चेयरमैन कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? देखो दिलीप, आपने गैस्ट्रोलॉजी बताया, दिलीप गैस्ट्रोलॉजी पाचन तंत्र का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ डाइजेशन सिस्टम। अब लगभग 30 बच्चे लाइव हैं। 30 बच्चों को ये पता होना चाहिए हमारे देश की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो कौन है? रिक्रूटमेंट बोर्ड चेयरमैन कौन है? बलराम, प्रभात कुमार, अरविंद सक्सेना, मोहित अरविंद सक्सेना, काव्य अरविंद सक्सेना। बिल्कुल सही बात है, यूपीएससी अरविंद सक्सेना। बिल्कुल सही है, यूपीएससी। तो यहाँ पे यूपीएससी से देखिए कई बार ये सवाल आता है कि यूपीएससी से आपको ये मिल जाता है कि कौन है। यश का भी आंसर आ गया है, का भी आंसर आ चुका है, डेविड पी, अरविंद अरविंद अरविंद, लगातार लगभग सभी बच्चों के आंसर आते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे यूपीएससी के चेयरमैन के बाद में। अच्छा, अगर आप लोगों को जितने भी 30-35 बच्चे लाइव हैं, तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं करंट के साथ में आपका थोड़ा ब्रेन वॉश करता चलूं, मतलब जो चीजें हैं पूछता चलूं। संजय, पूनम, पूनम गुड मॉर्निंग। ठीक है, काव्या राठौर ने सबसे पहले बोला जी सर। क्योंकि देखिए क्या है कि हम पढ़ते तो बहुत जा रहे हैं, पढ़ते तो वही हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा-सा आप लोगों से पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, है ना? चलिए सभी लोग पॉजिटिव ही हैं। गुलशन, अशोक, पूजा, मालती, सभी लोग ओके, ओके, ओके। ठीक है, बहुत बढ़िया। यश, बहुत बढ़िया, गुड, गुड, गुड। नागेंद्र, ठीक है, ओके। तो देखिए अब यूपीएससी से अब देखो, अच्छा ऐसा कर लेते हैं कि जैसे करंट में आपने देख लिया कि यूपीएससी का एग्जाम अभी 31 मई को प्रीलिम्स को होने वाला था, आप में से शायद कोई लोग देता, तो ये पोस्टपोन्ड हो गया। तो यूपीएससी के चेयरमैन अरविंद सक्सेना है। तो मैं बस एक दो सवाल और पूछ लेता हूं जो आईएएस में, पीएससी में या एसएससी में या कांस्टेबल में किसी भी एग्जाम पूछे गए कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारे देश का सबसे बड़ा भर्ती बोर्ड, हमारे देश का सबसे बड़ा भर्ती बोर्ड जो है, ये कौन से वर्ष में बना था? मैं ऑप्शन भी दे सकता हूँ, 1921, 1922, 1926, 1928। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। बहुत बढ़िया काव्या, बहुत बढ़िया काव्या, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 20, अच्छा 26, 26, बहुत बढ़िया। 26 लगातार, काव्या, काव्या, बलराम, मनोज, यश, अमन, बलराम, बहुत बढ़िया। अक्टूबर 1928, बहुत बढ़िया। मालती, मोहित, हिमांशु, संजय, सभी के लगभग लगभग सही आंसर है 1926। यूपीएससी कब बना था? 1926, 1926, 1926, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। चलिए लगभग तानिया, प्रियंका, दीपक, दिलीप, पूजा, पवन,
1926 लगातार सभी लोगों ने अच्छे आंसर दिए हैं 1926। ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो कोई बात नहीं है, तो इसी तरह से हम लोग काम करते रहेंगे। अब देखिए, अब मैं खबर नंबर 3 पे चलता हूँ। देखिए, खबर नंबर 3 काफी डिजिटल नेट से आती हुई, और हमारे देश की इस समय जो टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है वो जियो बन चुकी है। आपने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले जियो में फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया था, और अब हम लोग देखेंगे एक अमेरिकन कंपनी है सिल्वर लेक ने जियो की 1.15 पार्टनरशिप खरीद ली है, और उनके लिए उन्होंने 5,655 करोड़ रुपए जियो को दिए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अब डिजिटल नेस की तरफ जा रहा है, तो ये डिजिटल जितनी भी कंपनियां उनकी निगाहें इंडिया की ओर है। तो देखिए, अब देखो आप यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जियो में, ठीक है ना, तो जियो में किस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, और ये अमेरिकन कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी है, यानी कि डिजिटल सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करवाती है। और ध्यान रखना, ये कितनी पार्टनरशिप इन लोगों ने जियो की खरीदी है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1.15%। हो सकता है ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे लगभग और 5,655.7.5 ये करोड़, और इतनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ये पार्टनरशिप इतने परसेंट की है, ये उन्होंने इतने में सौदा किया है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे एम कैप हो गया उसका, और ये परसेंटेज, ये सिल्वर लेक, तो ये 2-3 चीजें आ जाएंगी। तो फिर अब मेरे लगभग 30 बच्चे जो है कि टेलीकॉम कंपनी का क्या मतलब होता है। टेलीकॉम, देखिए, टेलीकॉम का मतलब होता है दूरसंचार। जैसे हम लोग ये नेट हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए 2 तरह की चीजें होती है, एक होता है टेलीकॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और एक होता है आईएसपी। देखिए, आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो कंपनियां जो टेलीकॉम मतलब दूर संचार के क्षेत्र में हमको रेडियो माइक्रोवेव्स के माध्यम से हमको जो है कि नेटवर्क से जुड़ने के लिए जो है कि स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करवाती है। तो ये टेलीकॉम मतलब ये बात करने के लिए, आईएसपी मतलब इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो हमारे देश की सबसे बड़ी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भी जियो है, और हमारे देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भी जियो है। तो यहाँ पे एक सवाल है, जितने भी बच्चे हैं, सर कैसा ये कैसी डील है, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होगा, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। अभी देखिए, अचानक से क्या हुआ है कि जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखें, सारी जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सबकी सब हम लोग देखते हैं कि अब यूट्यूब के माध्यम से, यानी कि डिजिटल डेस्क के माध्यम से बच्चों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब डाटा उनको ज्यादा चाहिए, ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, तो इसमें हमारे देश की सबसे बड़ी जियो कंपनी है, तो जियो ने इन लोगों के साथ में मिलके कि उनकी और एडवांस टेक्नोलॉजी हमको मिल जाए, और हम डिजिटल नेस को अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकें। इस कारण से ये डिजिटल क्षेत्र में डील है, नेटवर्किंग क्षेत्र में डील है, ठीक है भाई। तो लेकिन ध्यान रखना जी, अभी 8 दिन पहले जब मैंने आपको करंट कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि जियो ने सबसे पहले फेसबुक से भी अनुबंध किया है, फेसबुक से भी बंद किया, कुछ 45,000 करोड़ का कुछ था, मैं कल और आपको बता दूंगा। और उसके बाद में सिल्वर लेक। तो आप देख रहे हैं जियो, और जियो देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तो एक सवाल सभी लोग है, जब लग 30 लोग जो है कि लाइव है, आप मुझे बता दें जियो के चीफ कौन है, जियो के चीफ कौन है, सभी बच्चे, जियो के चीफ कौन है, जियो कंपनी के अध्यक्ष कौन है, जियो डिजिटल कंपनी के अध्यक्ष, हाँ, कुलदीप कुशवाहा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, 45,000 करोड़, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, कुलदीप ने बिल्कुल बता दिया। देखिए, फेसबुक की हम लोग बात करें कुलदीप, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे फेसबुक का 9.9%, और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू है। बहुत बढ़िया, कुलदीप ने बहुत अच्छा बताया हमको। मुकेश अंबानी, आज सभी लोगों के आंसर आ गए, मुकेश अंबानी, बिल्कुल सही बात है, मुकेश अंबानी।
और यहाँ पे अगर मैं पूछ लूं कि एशिया के सबसे धनी आदमी भी कौन है, एशिया के सबसे धनी आदमी भी हमारे मुकेश अंबानी। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये दूसरी खबर हो गई आपकी। तो ये दूसरी खबर के बाद में अब हम लोग चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की ओर, ठीक है भाई। चलिए लो, सभी लोग जो है कि काम करते रहे। तो सिल्वर लेक को आप ध्यान रखें, फेसबुक ना इतना परसेंट है, सिल्वर लेक का इतना परसेंट है, ठीक है। चलिए चलिए, जब तक मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर आप मुझे बताएं कि फेसबुक के सीईओ कौन है, आप आंसर दे। लगभग 30-35 बच्चे लाइव हैं। फेसबुक के सीईओ कौन है? फेसबुक के सीईओ का नाम, फेसबुक के सीईओ का नाम, फेसबुक के सीईओ का नाम मार्क जुकरबर्ग, बलराम यादव, मार्क जुकरबर्ग। बहुत बढ़िया, बलराम यादव, मार्क जुकरबर्ग। बहुत बढ़िया, बहुत सही बात, बहुत सही बात। चलिए, अब मैं ले चलता हूं आपको। अच्छा चलिए, एक 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 मैं डायग्राम बना रहा हूं अपने इंडिया का, और आप मुझे बताएं वो कौन सा स्टेट है, और उसके बारे में अगली जो खबर है हमारी वो वही से आ रही है, ठीक है। बताइए कौन सा स्टेट है? ये कौन सा स्टेट है भाई, बताइए। ये कौन सा स्टेट है, अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं सही बच्चे? बहुत बढ़िया, काव्या राठौर। बहुत बढ़िया काव्या, बहुत अच्छा, कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काव्या हिमाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया, हिमाचल प्रदेश, बहुत अच्छी बात, हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, अगली खबर हमारी हिमाचल प्रदेश से आ रही है। तो हिमाचल प्रदेश से आ रही है, तो मैं 2-3 बातें बता देता हूँ आपको कि अब हमारे देश का दूसरा ऐसा राज्य होगा जो कोरोना मुक्त होगा, कोरोना फ्री होगा। तो आप कह रहे हैं कि सर दूसरा राज्य, तो पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य मैंने आपको बताया था, वो पहला जो राज्य था वो ग्रीन राज्य था, गोवा। तो पहला जो बना था वो गोवा बना था, ठीक है। पहला था आपका गोवा। तो हम लोग देखेंगे, अब ये तैयारी कर ली है सरकार ने हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को अब दूसरा राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही है, पहला फर्स्ट है आपका गोवा, और सेकंड है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये खबर है। तो फिर बस आपको ध्यान रखना है, कोरोना फ्री आपका दूसरा स्टेट आपका ये हिमाचल प्रदेश है। तो फिर अब यहाँ पे जितने बच्चे लाइव हैं, जितने बच्चे लाइव हैं, जो भी लाइव हैं, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के सीएम और गवर्नर दोनों आप टाइप करके लिख के भेज दें। जो भेजेगा उसका मैं सबसे पहले नाम ले दूंगा भाई। हिमाचल प्रदेश के सीएम और गवर्नर का नाम लिख के भेज दें। काव्या, जयराम ठाकुर, पुनीत, जयराम ठाकुर। बहुत सही, बहुत सही। जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर, सीएम जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर, काव्या बंडारू दत्तात्रेय। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो बंडारू दत्तात्रेय है, और जो सीएम है वो जयराम ठाकुर है, ठीक है भाई। तो ये बहुत अच्छा रहेगा हिमाचल प्रदेश के लिए। चलो, अब एक थोड़ा सा और टेस्ट आपका ले लिया जाए, ठीक है, क्योंकि 2-3 खबर बची हुई है। एक टेस्ट और ले लिया जाए, क्योंकि लगा देख लेते हैं कि कितने बच्चे सेकंड मणिपुर था सर। तानिया, सेकंड मणिपुर था। बेसिकली मणिपुर में आपको बता दूं कि मणिपुर जो है कि मणिपुर में स्टार्टिंग से ही ऐसा लग रहा है कि वहां पे कोई ज्यादा इन्फेक्शन देखने को नहीं मिला। हम लोग इस मामले में बोल रहे हैं कि पहले वहां पे कुछ संक्रमण था,
2-4 लोग संक्रमित थे, उसके बाद में पूरी तरह से वो सही हो गए। तो उन परिस्थितियों की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जयराम ठाकुर बंडारू दत्तात्रेय। अब देखिए जितने भी 30-35 बच्चे लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। ये लाइव ज्यादा से ज्यादा बच्चों, मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को देखना चाहिए। देखिए अब लोग जो करंट पढ़ते हैं वो अलग तरीके का होता है। ज्यादातर मैंने चैनल्स में देखा है ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहते हैं, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसी में वो समझाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरह का आपको मिलता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे की जो अपडेट रहता है वही मैं आपको बताऊं बिल्कुल भी। तो ये पूरा एक सिलेबस, एक कोर्स की तरह रहता है, पूरा एक सब्जेक्ट की तरह होता है। तो कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं इसमें, तो सभी लोगों को समझना चाहिए अच्छे से। तो चलिए अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, जो भी 30-35 बच्चे लाइव हैं, 30-35 बच्चे लाइव हैं, अब आपकी बुद्धि का होगा परीक्षण और हम लोग देंगे आपको नंबर। अगर आप मुझे बताएं कि हिमाचल प्रदेश दिवस हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीने में से एक दिन मनाया था। तो अभी सभी बच्चों का एक ज्ञान का परीक्षण होगा। ये सभी बच्चों का ज्ञान का परीक्षण होगा कि हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। और ये मैं बता दूं, अभी रिसेंटली जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीनों में से एक दिन मनाया गया था। हिमाचल प्रदेश दिवस बहुत बढ़िया। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले आगे बढ़ के जबरदस्त छक्का लगाया सौरव गांगुली की तरह बलराम यादव ने 25 जनवरी। प्रियंका दूसरा सिक्सर लगा दिया प्रियंका। उसके बाद मोहित खोवाल जनवरी। आशीष ऑप्शंस, आशीष ऑप्शन, तो अब ऑप्शन क्या दें, सामने आंसर आ चुके हैं। बनीता 15 अप्रैल, नो। अमन 25 अप्रैल, नहीं। ये था 25 जनवरी। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को था। मालती, मनोज, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। चलिए भाई, अब ऐसा करते हैं, अब अपन थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अगली खबर हम लोग देखें कि और क्या हमारे पास में आज एक दो खबरें हैं। अब मैं बात करूंगा पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान एयरफोर्स की। अभी देखो पीओके में और उसके बाद में हंदेवाड़ा में अभी जो जिस तरह से जो अटैक हुआ, उसके बाद में जो है कि आशुतोष जो कर्नल थे वो मारे गए, जिनका जो शहीद हुए। और उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो जिम्मेदारी थी, मैंने आपको बताया था टीआरएफ, ठीक है ना, उसके द्वारा ली गई थी। अब हम लोग देखेंगे पाकिस्तान की एयरफोर्स में, पाकिस्तान की एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बने हैं राहुल जी। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स में, बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान की एयरफोर्स में पहले पायलट बनने वाले जो व्यक्ति हैं, पहले हिंदू पायलट बनने वाले जो व्यक्ति हैं, वो है राहुल देव। और राहुल देव बिलोंग करते हैं हमारे सिंध प्रांत से, ठीक है ना, सिंध प्रांत से ये बिलोंग करते हैं। राहुल देव के बारे में अपन देख लें, ठीक है भाई, सिंध प्रांत से, ठीक है। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग देखें सिंध की, अगर हम लोग बात कर लें, तो यहाँ पे ये पाकिस्तान, और ये पूरा हम लोग देखेंगे ये गुजरात के जस्ट बगल से पूरा सिंध प्रांत है ये पूरा, ठीक है। तो राहुल देव के बारे में आप लोग ध्यान रखें, एयरफोर्स। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब मेरा एक सवाल है कि हम लोग जब पाकिस्तान की एयरफोर्स के बारे में बात कर रहे हैं राहुल देव, तो मेरा एक सवाल है कि हमारी वर्तमान एयरफोर्स के चीफ कौन है? एयरफोर्स के चीफ कौन है? पंकज शर्मा गुड मॉर्निंग। एयरफोर्स के चीफ कौन है? एयरफोर्स के चीफ कौन है? जिसका आंसर जल्दी आएगा। आज हम लोग देख रहे हैं काव्या, बलराम, प्रियंका, ये काफी अच्छे लोग। काव्या, हाँ बहुत बढ़िया। भदौरिया, बिल्कुल सही है, राकेश भदौरिया। काव्या, उसके बाद बलराम,
पंकज, प्रियंका, मोहित, मनोज, मालती, यश, सभी के लगभग आंसर आते हुए राकेश भदौरिया। चलिए बहुत बढ़िया, राकेश भदौरिया यहाँ पे अपन लिखेंगे। अच्छा, एक एक और मैं आपको बता दूं, लगभग 30-35 बच्चे लाइव हैं यहाँ पे। मैं एक बात बता दूं आपको कि जो है कि आप बताइए कि राफेल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? राफेल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? राफेल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? राफेल मैन, राफेल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल सही बात है, राफेल मैन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है, राकेश भदौरिया को। क्योंकि जो राफेल विमान हम लोग फ्रांस से लेने वाले हैं, तो डील करवाने में राकेश भदौरिया का पहला बड़ा योगदान माना जाता है। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं आपको देखता हूँ, राहुल देव के बाद में पहले हिंदू बने हैं जो पाकिस्तान की एयरफोर्स में एज ए पायलट अपॉइंट वहां पर हुए हैं, सिंध प्रांत के हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला पॉइंट मैं आपको ले चलता हूँ अगले आज की खबर पर। आज की खबर पर मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए देखिए, चांद, चंद्रमा, हम लोग बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा की हम लोग बात कर लें तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि देखिए चंद्रमा में गड्ढे बहुत है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं हमारे चंद्रमा में गड्ढे बहुत हैं। चांद दूर से काफी खूबसूरत नजर आता है, लेकिन पास जाने पर देखें तो कई सारे उसमें क्रैटर्स, गड्ढे मतलब क्रैटर्स, इसको एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक सवाल केवल इतना आएगा कि उस एस्ट्रोलॉजर का नाम बता दीजिए, उस एस्ट्रोलॉजर का नाम बता दीजिए जिसने पहली बार चांद में, पूरे पहली बार अभी तक के इतिहास में पूरे जितने क्रैटर थे, गड्ढे थे, उसका पूरा एक क्लीन, एक उन्होंने जो है कि पिक क्लियर की है, एक पिक तैयार की है। उस व्यक्ति का नाम हम लोग देखेंगे तो एंड्रयू मैकार्थी, एंड्रयू मैकार्थी। तो चांद पर होने वाले गड्ढों की क्लियर पिक पहली बार किस व्यक्ति ने तैयार की है, तो हम लोग देखेंगे तो वो है एक एस्ट्रोलॉजर है, ये एस्ट्रोलॉजर है एंड्रयू मैकार्थी, और ये यूएसए के हैं, यूएसए, ये पहली बार। तो हो सकता है कि ये इनका नाम पूछा जा सके चंद्रमा पर। तो फिर चंद्रमा की हम लोग बात करें तो चंद्रमा से मेरा एक सवाल पैदा होगा। लगभग 40 बच्चे लाइव हैं। अब आपसे एक सवाल है, चंद्रमा, चंद्रमा के बारे में देखिए बहुत सारे ज्योग्राफी में आते बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं तो केवल एक सवाल पूछूंगा। आप मुझे बता दीजिए, स्टडी ऑफ मून, स्टडी ऑफ मून, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 40 बच्चे के लगभग लाइव है। चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, प्रियंका, प्रियंका का आंसर आता हुआ सेलिनोलॉजी, बहुत बढ़िया। सेलिनोलॉजी, बहुत बढ़िया, सेलिनोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग सेलिनोलॉजी कहते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को सेलिनोलॉजी कहा जाता है। लगातार आंसर मनोज के, यश का, पूनम का, मोहित, अमन, हिमांशु, मालती, बहुत बढ़िया, सेलिनोलॉजी, बहुत बढ़िया। तो ये व्यक्ति को आप ध्यान रखें। और ये सभी लोग जानते हैं कि जो है कि चंद्रमा पर इंसान जब पहली बार पहुंचे थे, तो सभी को पता होना चाहिए कि 1969 में चंद्रमा पर सबसे पहले इंसान कौन से वर्ष में पहुंचा था? 1969 में। तीन लोग गए थे। तो लेकिन मेरा एक सवाल और है, अगर लगभग 40 बच्चे के आसपास लाइव है, आप मुझे, सभी लोग मुझे बताएं अगर आंसर आप दे पाए कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन सा है? चंद्रमा पे जाने वाला, देखो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन कॉलिंस, ये सभी लोग, हम लोग देखते हैं कि ये तीन लोग 69 में गए थे। मेरा आप लोगों से सवाल है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा पे जाने वाला पहला भारतीय, चंद्रमा पे जाने वाला पहला भारतीय,
मनोज बता रहे हैं राकेश, काव्या ने बताया कोई नहीं, बी के राठौर बता रहे हैं राकेश, अशोक, तोमर जी बता रहे हैं राकेश, और बलराम राकेश, पंकज राकेश, अमन बाथम राकेश, राकेश 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 शर्मा जी का नाम आ रहा है, अंकित, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पुनीता। लेकिन अभी तक केवल एक लड़की नील, राकेश, काव्या राठौर, कोई नहीं। इंडिया का वर्ल्ड के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रियंका पाल राकेश, प्रियंका पाल राकेश, राकेश शर्मा, अशोक, राकेश शर्मा, राकेश, नागेंद्र राकेश, बदल सिंह राकेश, प्रियंका राकेश, पंकज शर्मा कोई नहीं, तानिया अंतरिक्ष में गए थे, यस ये ओके, कोई नहीं, प्रियंका पाल स्पेस, बस। देखिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अब आज का डेफिनेटली कि आज का टुडेज पर्सन अगर चुनूं कि जिसने मेरे सही आंसर दिए और मैं इंप्रेस हुआ, तो डेफिनेटली जो लड़की सारे आंसर बता रही है, काव्या राठौर सबसे फर्स्ट आंसर, बिल्कुल जैसे मैंने आंसर पूछा, मतलब क्वेश्चन पूछा, उधर रिप्लाई हुआ, कोई नहीं। डेफिनेटली आप सभी लोग, बच्चे लोग समझ लीजिए कि अभी तक मून पर कोई इंडियंस नहीं गया, कोई इंडियंस नहीं गया। जिसमें देखिए पंकज शर्मा ने भी बताया, यश समाधिया थे, उन्होंने भी कुछ सपोर्ट करा, दो चार लोग थे जिन्होंने कोई नहीं बोला, जबकि मैक्सिमम मतलब 95% जो रेशो गया, वो ये देख लीजिए, सभी ने बताया कि राकेश शर्मा। लेकिन राकेश शर्मा गए थे, लेकिन वो चंद्रमा पे नहीं गए थे, वो केवल घूम के आ गए थे। वो केवल स्पेस स्टेशन जो है लगभग 400 किलोमीटर दूरी के आगे जो स्पेस स्टेशन है, वहां पर गए थे 84 में, वो चंद्रमा पे नहीं गए थे। अभी तक चंद्रमा पे कोई इंडियंस नहीं गया। तो मैं अगर टुडे चुनूं मैं, तो डेफिनेटली काव्या राठौर, जबरदस्त आंसर दिए काव्या राठौर ने, बहुत बढ़िया, कोई नहीं गया, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो यहां से देखिए सवाल आ सकता है, आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है भाई। तो सभी स्टूडेंट समझ लें, अभी तक चांद पे कोई नहीं गया, ठीक है। चलिए भाई, चलिए अगला, बस दो तीन सवाल और है मेरे, उसके बाद में फिर हम लोग जो है कि आज का खत्म कर देंगे सेशन। चलो, अब देखो, अभी आरोग्य सेतु ऐप के बारे में चर्चा हो रही है। आरोग्य सेतु, आशुतोष आप लेट हो गए बेटा, 6:30 पे आना था, लेकिन बाद में टाइम भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मैं खुद भी टाइम चेंज करना चाहता हूँ। चलिए, तो अभी देखो, आरोग्य सेतु ऐप की मैं बात बता दूं, तो आरोग्य सेतु ऐप इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे मैं दो चीजें बता रहा हूँ, एक है फ्रांस और एक है ब्रिटेन। दो देश है। इन्होंने क्या किया है कि इंडियन गवर्नमेंट से इंस्पायर होके ये कोरोना वायरस को रोकने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए इन्होंने एक जो है कि ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है ये है स्टॉप कोविड ऐप। तो ध्यान रखना है, आरोग्य सेतु से इंस्पायर होकर स्टॉप कोविड ऐप कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं? फ्रांस और ब्रिटेन ने। ये ऐप लॉन्च किया है आरोग्य सेतु से इंस्पायर होकर, स्टॉप कोविड ऐप। ये क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे अभी देखे ब्रिटेन के जो पीएम थे बोरिस जॉनसन, वो अभी प्रभावित हुए थे कोरोना से, उसके बाद में इलाज चला, उसके बाद में वो लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ पे बस एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन मुझे बता दें कि फ्रांस के इस समय राष्ट्रपति कौन है? लगभग 38 बच्चे लाइव है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति बलराम यादव, इमैनुअल मैक्रोन, बहुत बढ़िया।
के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के जो पीएम है बोरिस जॉनसन। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन, प्रियंका, काव्या, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं सभी लोग, वही बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे आते हैं सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज का अंत हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद में हम लोग चलते हैं कि अभी देखिए फ्रांस और ब्रिटेन स्टॉप कोविड, ये आप लोग ध्यान रखना। और अब मैं एक अंतिम क्वेश्चन ले रहा हूं कि कल मोदी जी ने वर्चुअल तरीके से एक सम्मेलन में भाग लिया, एक मीटिंग में भाग लिया, और इस तरह से हमारे देश की, सॉरी पूरे वर्ल्ड की जो पहली वर्चुअल मीटिंग थी वो G20 की थी, G20 की थी, जो अप्रैल महीने में हुई थी, मेरे ख्याल से 10-11 के आसपास हुई थी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है कि कल मोदी जी ने वर्चुअल तरीके से देश के, सॉरी दुनिया के 20 देशों ने उस वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया, और वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, तो हम लोग देखेंगे वो मीटिंग थी नॉन अलाइन मूवमेंट, नाम नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में ऑर्गेनाइजेशन बना था, नाम। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कि कल के दिन ये दूसरी, विश्व की दूसरी ऐसी वर्चुअल मीटिंग है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें 120 देशों ने भाग लिया, और ऑर्गेनाइजेशन था नाम नॉन अलाइन मूवमेंट। 1961 में ये संगठन बना था, और इससे पहले अप्रैल के महीने में G20 की मीटिंग में भाग लिया था। पुनीत, हाँ पुनीत सिंह ने 1961, बहुत बढ़िया। रवि, इस आपके बारे में, अच्छा रवि शर्मा, इस ऐप के बारे में मैं बता रहा हूँ, पहले थोड़ा नाम के बारे में देखें कि आशीष किरण 1961, इसका नाम का मुख्यालय बता दे सभी बच्चे, नाम का मुख्यालय बता दीजिए सभी बच्चे लोग, नाम का मुख्यालय बता दें सभी लोग। नाम का, नॉन अलाइन मूवमेंट का हेडक्वार्टर, अगर जिस बच्चे को पता है, लगभग 30-35 बच्चे लाइव हैं। प्रियंका पाल ने बेलग्रेड, पुनीता जवाहरलाल नेहरू, पंकज शर्मा दिल्ली, नहीं 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 नहीं, अभी आंसर नहीं आया, नॉन अलाइन मूवमेंट का आंसर नहीं आया अभी। इंडोनेशिया जकार्ता नो, आशीष किरण नो, न्यू दिल्ली नहीं है नाम का, नहीं नहीं नहीं, नाम का मुख्यालय बेलग्रेड, यस समाधिया नो, डेल नो 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 नो, न्यूयॉर्क नो नो, अभी कोई आंसर नहीं आया अभी तक, अभी तक सही आंसर नहीं आया, राइट आंसर नहीं आया अभी, राइट आंसर नहीं आया अभी। न्यूयॉर्क नो नो नो, जकार्ता नो 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 नो, मनोज नो नो नो, सही आंसर चलो मैं बता ही देता हूं, मैं बस एक, चांदनी बेलग्रेड नो 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 नो, जकार्ता नहीं 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 नहीं, ढाका, पंकज शर्मा, काठमांडू, नॉन अलाइन मूवमेंट काठमांडू, हाँ बहुत बढ़िया, आ गया पुनीता सिंह, काठमांडू, अब सही आया, इतना एकदम एकदम लहराते हुए आंसर, काफी उसमें आया। ठीक है, नाम का, तो ये वर्चुअल मीटिंग आप ध्यान रखें, ये पहली हुई थी G20 की, और दूसरी हुई थी ये नाम की। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे रवि शर्मा ने पूछा था, देखो ये आज का मुख्य करंट था, और ऐप के बारे में पूछा था, तो मैं आरोग्य सेतु ऐप बता दूं, शायद लोगों को समझ में नहीं आता हो कैसा होता है। देखो मैं बता दूं आपको सिंपल तरीके से आरोग्य सेतु कैसे कार्य करता है। मान के चलिए, ये देखिए, मान के चलिए ये मेरा मोबाइल है,
और मान के चलिए ये मोबाइल है मेरा और मैंने इसमें आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लिया। एक वर्क कैसे करेगा? ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मान के चलिए ये मेरा मोबाइल है, ठीक है ना? ये है। मान के चलिए दूसरा एक मेरा भाई इंदौर से आया और वो क्वारंटाइन होके आया और उसमें कुछ वहाँ पे जब क्वारंटाइन किया जाता है, जब संक्रमण के दौरान, तो जब क्वारंटाइन किया जाता है, उसका इलाज चलता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चिप वगैरह उन लोगों में लगा दी जाती है। तो जैसे ही अगर वो व्यक्ति आपके पास में आया है, तो वो आपको सूचित कर देगा कि ये संक्रमण से होके आया है। ये संक्रमण से होके आया है, ये संक्रमित व्यक्ति है। तो ये ऐसा करके ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो रेड जो मतलब रेड क्लिक इसमें होने लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आस-पास आपके संक्रमण है। तो ये आरोग्य सेतु जो है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे ये जो अभी मैंने बताया स्टॉप कोविड ये भी उसी पर कार्य करता है। ठीक है भाई? तो चलिए ये आज के मुख्य खबरें थी। देखिए अब मैं आपको बता दूँ मैं थोड़ा टाइमिंग चेंज करने वाला हूँ। अब मेरी बातों को सब लोग ध्यान से सुनें। अब हम लोग अपने अंतिम सफर पर हैं और आज का अगर मैं देखूँ पर्सन आज के अच्छा पर्सन ऑफ टुडे अगर मैं बात करूँ तो काव्या राठौर उन्होंने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं और अब मैं थोड़ा टाइमिंग की बात कर लेता हूँ। देखिए टाइमिंग क्या है कि टाइमिंग अगर मैं देखूँ करंट को मैं ये सोच रहा हूँ कि लगभग 8:15 के आसपास कर दिया जाए, 8:15 या 8 बजे के आसपास कर दिया जाए, 8:15 या 8:30 तक। तो उसके बाद में करंट और फिर हम लोग देखेंगे जो 9 बजे एमपी है उसको थोड़ा-सा और पीछे कर लिया जाए, क्योंकि थोड़ा-सा प्रॉब्लम अभी आती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब तक ये लॉकडाउन का सफर चल रहा है तो आप अब मैं बता दूँ कि अगर मैं इस टाइमिंग को 8:30 बजे से इसको मिटा देता हूँ, तो आप लोग अभी जितने बच्चे लाइव हैं, फटाफट से मुझे बता दो कि मैं ये सोच रहा हूँ कि लगभग अगर मैं 8:30 बजे के आसपास कर दूँ, मतलब 8:15 पे और 8:30 के बीच तक मैं स्टार्ट कर दूँगा, 8:30 तक ही मतलब 8:15 से कैमरा-वैमरा सेट करना पड़ता है 5 मिनट, तो 8 8:30 तक की बात करें, तो 8:30 से लेके लगभग 30-35 मिनट की क्लास रहेगी, तो कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं? हाँ, मैं क्या है ना वो देखिए पहले सभी बता दें, मैं बता दूँ। मतलब मैं खींच के इसको 8 बजे तक कर दूँगा, जैसे-जैसे गर्मी आएगी ना अभी मतलब जैसे 8:15 का कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8:15 का कर लेते हैं। 8:15 का कर लेते हैं, 15 मिनट 8 बजे से आपने बोला है तो 15 मिनट का कोई दिक्कत नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है ना मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। क्या होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को देखेंगे। चलो कोई बात नहीं है। ये मैं ना थोड़ा आपकी राय जाननी चाहिए थी, तो ये एक कारण था आपका। देखिए, अभी एक्चुअली में हो क्या रहा है, मैं आपको बता दूँ कि सुबह के समय हमारा नेट तो सही चलता है, लेकिन जैसे-जैसे दिन होता है ना, तो बफरिंग का भी दिक्कत आ जाती है। नेट की मतलब हमने कोशिश काफ़ी कर ली है, सुधार भी हुआ था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सभी लोग अब ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि वहाँ पे रश ज़्यादा हो गया है। तो इस कारण से अभी नहीं तो टाइम कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे जो है कि एडजस्ट करना पड़ेगा। कहीं न कहीं थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा कैसे भी करके, तो उसमें थोड़ा-सा अपन को सहयोग आप लोगों को देना पड़ेगा। तो चलो बाद बाकी अभी ऐसा करते हैं, बाद बाकी 9 बजे अभी आपकी राय मैंने जान ली है, मैं 9 बजे फिर आता हूँ, 9 और 9:10 के बीच तक आ जाऊँगा मैं एमपी की क्लास में, ठीक है? किसी को छोड़ के नहीं जाना है, आराम से आप पढ़ना है। आज मैं एमपी में जो है कि आज मेरा गुप्तकाल हाँ, गुप्तकाल और अन्य उनके बारे में रहेगा, अन्य वंश के बारे में। ठीक है ना? तो अपन ऐसा करते हैं अभी पहले 9 बजे की क्लास में भी मैं पूछ लेता हूँ। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ शाम के समय मैं अभी लगा हुआ हूँ मतलब करके अभी मैं पूरी आपको और जानकारी दे रहा हूँ 9 बजे आके। अभी सबसे बड़ी समस्या नेट की है हमारे साथ में।
हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ नेट का, बलराम बोल रहा है नेट का, क्योंकि क्या होता है बफरिंग होती है ना, तो मेरा भी दिमाग खराब होता है कि क्या मतलब पढ़ा रहे बच्चे, फिर बच्चों का भी दिमाग खराब होता है, वो ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। मुझे ध्यान है सब अच्छे से होगा, बस थोड़ा-सा अब जैसे ही होगा, मैं अपने आप नोटिफ़िकेशन डाल दूँगा। मैं जैसे एमपी का डाला उसके बाद में, तो चलिए बाद बाकी कल अपन सॉरी बाद बाकी जो है कि अभी हम एमपी की क्लास में मिलते हैं, और अभी अपन तो 6:30 पे ही मिलेंगे सभी लोग, है ना? अभी 1-2 दिन में टाइम अपन चेंज करेंगे, सबके पास में नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बाय-बाय।